गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं डॉक्टर अर्चना पटेल, सहायक प्राध्यापक इतिहास, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आज आप सभी के समक्ष में ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के माध्यम से उपस्थित हो रही हूँ। बच्चों, कहीं ना कहीं आपकी कमी खलती है, लग रहा है आपकी कितना जल्दी हम आपसे ऑफलाइन मिले, फेस टू फेस हमारी बातें हो, लेकिन फिर भी समय ऐसा है, समय का चक्र चलता रहता है जो कि एक समय एक स्थान पे ठहरता नहीं। और ये जो दिन है बहुत जल्द ही निकलेंगे, हम फिर से एक दूसरे के सामने फेस टू फेस बातें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास जो है हमारे द्वारा जो क्लासेस अभी आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कराई जा रही है, आप इसका भरपूर लाभ उठाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, कहते हैं ना कि जो चीजें हमारे बड़े करते हैं तो हम छोटे भी फॉलो करते हैं। क्योंकि हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होने जा रहा है और आपके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, यानी कि जो पढ़ाई की जा रही है, तो वो आपके जो जूनियर्स आएंगे वो आपसे सीखेंगे। इसलिए आप इसको बेहतर तरीके से पढ़िए, समझिए, ताकि आप अपने छोटों को ये चीजें बता सके कि आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हो। न्यू सेशन स्टार्ट हो इससे पहले आप इतना अपने आप को परिपक्व क्यों बना ले, ताकि छोटे भी जो आपके हैं तो वो ये सारी चीजें कर सके। ठीक है, तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक, चूंकि कल हमने आपको राष्ट्रवाद के बारे में बताया, राष्ट्रवाद के तत्व के बारे में बताया कि राष्ट्रवाद क्या है, किस तरह से क्षेत्रीयता से निकलकर पूरे राष्ट्र में फैलती है, सारी चीजें। तो आज हम मेन हमारा जो पॉइंट है, राष्ट्रवाद के कारण, ऐसे क्या कारण है, किन परिस्थितियों में राष्ट्रवाद को जन्म दिया, ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ी कि राष्ट्रीयता की आवश्यकता पड़ी, बहुत सारी चीजें। तो हम बच्चों आज आपसे बात करते हैं कारण के बारे में। तो पहला कारण जो हमारा है, देखिए, राष्ट्रवाद के कारण, राष्ट्रवाद हो चाहे जो भी परिस्थिति हो, सब में कुछ चीजें कॉमन होती है। क्या? राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, ये सारी चीजें क्या है, प्रत्येक देश की स्थित परिस्थिति को क्या करती, तैयार करने के लिए उत्तरदायी कारक माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास जो राष्ट्रवाद के कारण बने, उसमें हम आपको पहला जो पॉइंट है वो क्या है, राजनीतिक कारण। अब राजनीतिक कारण की यदि हम बात करें तो राजनीतिक कारण में सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है क्या है, 1857 की क्रांति। बच्चों, हमने अपने लेक्चर में आपको 1857 की क्रांति में बहुत काफी डीपली आपको बताया है। ठीक है, तो 1857 की क्रांति किस तरह से फैली, किन परिस्थितियों के कारण फैली, ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि 1857 की क्रांति में जो है तो ब्रिटिश सत्ता ने अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए किस हद तक भारतीयों को क्या किया, उनको प्रताड़ित किया। और कहीं न कहीं उनकी प्रताड़ना के कारण भारतीयों में अंदर से पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र को लेकर नहीं, एक उसके लिए नहीं, मतलब यहाँ पास पूरे राष्ट्र को लेकर विकास करने की भावना प्रबल हुई। ठीक है, अब यहाँ पास जो है तो इसका आउटकम क्या मिला, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा जो कार्य किया गया उसका आउटकम क्या मिला, उसका ये हमको नतीजा देखने को मिला कि कहीं न कहीं भारतीयों के अंदर अपने देश के प्रति राष्ट्र प्रेम की भावना प्रज्वलित हुई। तो ये क्या कहलाती है, राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, जो कि ब्रिटिश के कारण उत्पन्न हुई थी। ठीक, स्वाभाविक सी बात है कि यदि हमें किसी भी चीज के लिए सताया ना जाए तो हमको उस चीज की वैल्यू समझ में नहीं आती है। हमको किसी चीज की वैल्यू कब समझ में आती है, जैसे अगर हमारी स्वतंत्रता को पूरी तरह से इन लोगों ने छीना ना होता तो हमें इस स्वतंत्रता का आनंद क्या होता है, किस वो अनुभूति कैसी होती, ये चीजें हमें समझ में ना आती। क्यों? क्योंकि हम पूरी तरह से परतंत्रता की वेड़ियों में जकड़ चुके थे। ठीक है, तो ये जो 1857 की क्रांति हुई, ये उसी का एक ज्वलंत उदाहरण है। ठीक है, अब हम आगे अगर राजनीतिक कारण में अगला अगर हम देखें तो दूसरा सबसे बड़ा अगर महत्वपूर्ण कारण है क्या, 1885 की कांग्रेस की स्थापना। देखिए बच्चों, यहाँ पास ये बता दी, जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी, जो कि एक ब्रिटिश ही था। ठीक है, लेकिन यहाँ पास इसके द्वारा भी भारतीयों की, ये जो कांग्रेस कमेटी की स्थापना की गई, इसमें भारतीयों के हित में कार्य किया गया। अब भारतीयों के हित में कैसे, क्योंकि इस कांग्रेस कमेटी किसी एक स्थान पे नहीं, ये देश के चारों ओर छोटे छोटे संगठनों में स्थापित होने लगे थे। और इन संगठनों में जो है तो अलग अलग समुदायों के लोगों को अध्यक्षता में रखा गया, क्योंकि ताकि इससे
किसी एकता बनी लग रहे, भारतीयों में आपसी एकता बनी रहे, क्योंकि अधिकतर क्या हो रहा था कि जातीयता के आधार पर भी इनमें भेदभाव उत्पन्न होता था। ठीक है, तो वो एकता बनी रहे, इस कारण से विभिन्न स्थानों पे कांग्रेस कमेटी की स्थापना हो रही थी और उन समुदायों में विभिन्न संप्रदायों को लोगों को अध्यक्षता दी जा रही थी, ताकि राष्ट्रीय एकता भी बनी रहे और जाति एकता भी बनी रहे, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार से इसमें विविधता आएगी तो राष्ट्रीय एकता के लिए बाधक हो सकते। इसलिए 1885 का ये जो कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई वो राष्ट्रवाद के लिए एक प्रमुख कारण बनी। ठीक है, और हम इसके साथ ही अगर हम बात करें आगे, तो ये जो राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी है ये एक स्थान पर नहीं, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, है ना, मद्रास, हर जगह इसकी कमेटी का गठन किया गया, स्थापित किया गया। और आपको बता दें इसमें भी दो दल हमारे सामने उभर कर आए थे। क्या क्या? एक नरम दल और एक गरम दल, जिसमें दो तरह के लोग थे। जैसे गांधी जी क्या थे, वो नरम दल के थे। उनका ये क्या मानना था, उन्होंने आंदोलन चलाया लेकिन शांतिपूर्वक, यानी कि उन्होंने अहिंसात्मक प्रवृत्ति को अपनाया। मतलब जो चीजें हमें सरलता से हम प्राप्त कर सकते उसमें हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। लेकिन वहीं पास कुछ ऐसे भी दल उभर कर सामने आए थे जिसमें ये था कि नहीं, हम अपने अधिकारों को लेकर रहेंगे, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसे हम जैसे जो भी स्थिति परिस्थिति हो उसे लेकर रहेंगे। तो यहाँ पास कांग्रेस कमेटी में भी इस तरह के दलों का उदय होना शुरू हो गया, जो कि कहीं ना कहीं 1885 की जो कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई थी उसके अंतर्गत था। ठीक है, लेकिन अब हम आगे बात करें। ठीक है, तो इसी में अगर हम आगे देखें तो कांग्रेस के विकास ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया था। कांग्रेस के विकास ने, यानी जो कांग्रेस कमेटी की स्थापना हुई थी, इसने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। और इसके अलावा जो है तो कुछ ब्रिटिश शोषक नीतियों ने भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। जैसे हमने आपको 1857 की क्रांति जी के बारे में जो बात बताई उसमें ये सारी चीजें थी। जैसे अगर हम शोषक नीति के बारे में बात करें तो डलहौजी की हड़प नीति सबसे पहले आती है। डलहौजी की जो हड़प नीति थी उसके द्वारा जो कार्य किया गया वो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख कारण बनी, क्योंकि डलहौजी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा था, अन्य राज्यों को सताया जा रहा था, विलीन किया जा रहा था, वो राष्ट्रवाद के लिए बहुत ज्यादा हद तक प्रभावी सिद्ध हुआ। ठीक है, इसी तरह से हम अगर विलेजली की सहायक संधि की बात करें तो विलेजली ने सहायक संधि के लिए क्या किया, उसने जो क्षेत्रीय राज्य जो शासक हुआ करते थे उनके क्षेत्रों पे अपना अधिग्रहण करके उनको किस तरह से परेशान किया गया, ये सारी चीजें क्या थी, ये सारी चीजें राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रही थी। ठीक है, इसी के साथ ही अगर हम जो है तो इलवर्ट बिल, आपने इलवर्ट बिल विवाद के बारे में भी सुना होगा। तो इलवर्ट बिल विवाद भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति जागरूकता का दृष्टिकोण के प्रति देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि जागरूकता की भावना कहाँ आ रही थी, जब ब्रिटिश के द्वारा उनका शोषण किया जा रहा था। ठीक है, तो एक आपकी डलहौजी की हड़प नीति होगी, दूसरा विलेजली की सहायक संधि होगी, तीसरा आपका इलवर्ट बिल विवाद हो गया। तो ये सारी चीजें क्या थी, राजनीतिक कारण था राष्ट्रवाद को उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, फिर इसी तरह से एक और आपका कारण आ जाता है क्या, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो है आपको ये देखने को मिलेगा कि किस तरह से आर्थिकता की दृष्टि से, आर्थिक कारण में क्या आपका कृषि हो गया, उद्योग हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें। अब यहाँ पास कृषि और उद्योग के अंतर्गत क्या चीजें आती है कि किस तरह से कृषकों की स्थिति को पूरी तरह से डामाडोल किया जा रहा था, किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है, तो कृषकों की जो स्थिति, क्योंकि कृषक के द्वारा क्या किया जाता, खेती किया जाता था, और ब्रिटिश क्या करती थी, उस पर वो पूरा अपना अधिकार कर रही थी। यानी कि कृषकों की अगर हम बात करें तो यहाँ पास कई सारी व्यवस्थाएं उत्पन्न होगी, कई सारे बंदोबस्त, जैसे रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, ये सारी चीजें क्या थी। ठीक है, और जागीरदारी प्रथा, ये सारी प्रथाएं, ये सारे बंदोबस्त कहीं ना कहीं कृषकों के लिए अहितकारी थी, उनके हित में नहीं था। तो एक तो कृषकों की स्थिति इस कारण से डैमेज हो रही थी, फिर दूसरे रही सही कसर, जो खेती होती थी उसका उपज कहाँ जाता था, सीधे ब्रिटेन के पास।
तो वहां से वो माल जाता था और वहां से तैयार माल भारत आता था और उसकी सेलिंग कहाँ होती थी? भारत में। जिस कारण से भारत के जो उद्योग थे, छोटे छोटे उद्योग थे, वो भी समाप्त होने के कगार में आ चुके थे, मतलब खत्म हो गए थे। जो क्योंकि उद्योग में लघु उद्योग यहाँ चलाए जाते थे, तो लघु उद्योग समाप्त हो रहे थे। तो ये सारी स्थितियां क्या हो रही थी? राष्ट्रवाद को जन्म देने के लिए उत्तरदायी कारण बन रहे थे। तो बच्चों यहाँ पास हमने जो ये राष्ट्रवाद के लिए कारण की बात की, तो उसमें हमने आपको आज जो है तो राजनीतिक और आर्थिक कारण के बारे में बताया। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब हम उसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर से बताएंगे उसके सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण के बारे में, क्योंकि जो स्थिति इसमें हम इसको बहुत जल्दी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि राष्ट्रवाद की बात हो रही है, तो राष्ट्रवाद को इतना जल्दी समझना मुश्किल है। तो हम इस टॉपिक को अभी कल भी कंटिन्यू करेंगे और राष्ट्रवाद को और बेहतर तरीके से आपको समझाने का पूरा हमारा भरसक प्रयत्न रहेगा, ताकि राष्ट्रवाद के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा समझ सको, जान सको। तो प्यारे बच्चों, इसमें आप और ज्यादा पढ़िए, ठीक है। और चूंकि हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, इसलिए आपकी पढ़ाई ही हमारे लिए मेहनत का फल होगा, क्योंकि जब आप पढ़ोगे, आप बढ़ोगे, तो आपको देखकर आपके जूनियर्स भी इसी प्रोसेस को अपनाएंगे, ठीक है। तो हम आपसे फिर से इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।